नमस्कार साथियों, आप सभी का एसबीवी माणकेसर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ने जा रहे थे मौर्यकाल और मौर्यकाल में आज हम देखेंगे बिंदुसार के बारे में। इससे पहले हमने मौर्यकाल के शासक चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्यकाल का संस्थापक था, उनके बारे में पढ़ लिया था। उनकी साम्राज्य विस्तार नीति और अलग-अलग किस प्रकार अपना साम्राज्य का विस्तार किया, सारी चीज़ पढ़ी थी हमने। आज हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार ने किस प्रकार जो अपने पूर्वज यानी पिता की जो संपत्ति थी, मान लीजिए उनका द्वारा दिया गया क्षेत्र था, उनका हम देखें किस प्रकार उसको सुरक्षित किया था, बचाए रखा था। हाँ, हालाँकि हम देखते हैं इस प्रकार मान लीजिए कि बिंदुसार के काल में कोई इस प्रकार का क्षेत्रीय विस्तार वगैरह बात हुई नहीं थी। लेकिन फिर भी तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ऐसा लिखते हैं कि जो बिंदुसार ने कई सामंतों और पासदीकों को पराजित किया था और अपने साम्राज्य का विस्तार एक दोनों समुद्रों के बीच तक यानी कहने का मतलब दक्षिण भारत में जो अंतिम हम देखें तमिलनाडु तक इनका साम्राज्य का विस्तार किया था। जैसा हम देखते हैं तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ इसका समर्थन करते हैं। और भी हम देखें तो बिंदुसार के बारे में कि बिंदुसार के क्या-क्या नाम हैं जो साहित्य में, पुराणों में और वगैरह, उनमें क्या-क्या नाम इनके मिलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इनका परिचय देखें तो ये कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ये तो एकदम बिल्कुल संभव। अब बात ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे लेकिन माता का क्या नाम था? तो कुछ इतिहास कहते हैं कि जो दुर्धरा थी वो इनकी माता थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं हेलेना जो शेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी वो इनकी माता थी। जो भी हो लेकिन हम देखें उनका दोनों का मत ले लेंगे कौन-कौन क्या-क्या किन-किन के समर्थक हैं। और दूसरी बात इसके बाद में आगे देखें तो इनका वैसे बताया जा रहा है कि एक समय दुर्धरा दुर्धरा है वो कुछ तो उसमें इतिहासकार ऐसे जो हेलेना कार्नेली हो गया इनका मानते हैं कुछ उनका मानते हैं दुर्धरा का। जिस समय बिंदुसार उनके गर्भ में था और उसी समय क्या हुआ उनके जो जयपान हो गया यानी जयपान कोई भोजन में ऐसे वगैरह ग्रहण कर लिया और इससे क्या हुआ कि जो विष्णुगुप्त चाणक्य है उन्होंने ऑपरेशन के जरिए बिंदुसार का जन्म दिया था। तो इनके सिर पर एक बिंदु था जेर का एक अंश के रूप में। इसी कारण इनका नाम रख दिया बिंदुसार। ऐसा भी मत है, तो देखेंगे हम आज पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। और बिंदुसार के बारे में देखें तो आप किस प्रकार इनकी विदेश नीति थी। विदेश नीति के बारे में देखा जाए तो बिंदुसार ने जो एक मिस्र के शासक टॉलेमी द्वितीय है, उनके वहाँ से एक डायनोसियस नाम का एक राजदूत आता है। एक हम देखें तो एंटियोक्स प्रथम है जो सीरिया का शासक है, वो इनके दरबार में एक डायमेक्स नाम का राजदूत देता है और साथ ही वो हम देखें अंगूर है जो सूखे अंजीर वगैरह हैं, शराब वगैरह है वो भी भेजता है। तो इस प्रकार का कुछ उल्लेख है। और इनके काल में तक्षशिला और उज्जैन में विद्रोह भी हुए थे। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे और उज्जैन में 1 विद्रोह हुआ था। उनको भी जो शांत करने के लिए अपने पुत्र अशोक और सुसीम को भेजा था, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हम बिंदु रखते हैं बिंदुसार। हमारा टॉपिक क्या टॉपिक रहेगा? बिंदुसार, ठीक है? बिंदुसार। ये मौर्य शासक हैं और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में शासक बना। अच्छा, परिचय लिख लेते हैं ना? परिचय। यह है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। इनकी माता का नाम है वो जैन साहित्य के अनुसार देखें तो दुर्धरा था। जैन साहित्य के अनुसार जैन साहित्यानुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य इनके पिता और इनकी माता थी दुर्धरा। इनकी माता का नाम दुर्धरा था, ठीक है? और अन्य जो साहित्यकार वगैरह इतिहासकार हैं उनके अनुसार अन्य साहित्यों के अनुसार साहित्यों के अनुसार
बिंदुसार की माता का नाम हेलेना था। हेलेना, जानते हो आप, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा हमने, उसमें हेलेना के बारे में मैंने बताया था, हेलेना था। ये ठीक है, दुर्जरा, और इनके पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये हमने इनका एक सामान्य परिचय लिया, एक परिचय में और भी बात लिख लेते हैं। ये है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश के शासक बने। ठीक है, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में दूसरा शासक है, वो कौन सा है? बिंदुसार है। ठीक है, और इनका जो शासनकाल देखा जाए तो शासनकाल और मैं लिख लेता हूँ आपके 298 से 273 है ना, 298 बीसी से 273 बीसी। इनके बाद में सत्ता संघर्ष चला था 4 वर्ष के लिए, और फिर अशोक राजा बना था। तो अशोक 269 बीसी राजा बनेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। अशोक के इसमें सारी डिटेल कॉन्सेप्ट उनका क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट, अब इसके बाद में देखें आगे ये। ठीक है, तो नेक्स्ट बिंदु के रूप में जो इस बिंदुसार के जो क्या क्या नाम थे उनके पर हम थोड़ा लिख लेते हैं। बिंदुसार के नाम, बिंदुसार को इतिहास में किन किन नामों से जाना गया, या इतिहासकारों ने किन किन नाम से इनकी पहचान की है? बिंदुसार के नाम, क्या नाम मिलते हैं ये। ठीक है, तो इसमें देखें आप, ये रखते हैं। ठीक है, तो अलग अलग देखें स्रोत, एक तो किस स्रोत में, ऐसे तो हम कह देंगे इसका नाम ये भी था, ऐसे भी था, और नाम दोनों रखेंगे अलग अलग, कौन सा स्रोत था और कौन सा नाम था ये। ठीक है, इसमें पेन तो यही ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहला स्रोत है वायु पुराण में इनका क्या नाम आता है? वायु पुराण, वायु पुराण। अरे वायु पुराण, ठीक है, वायु पुराण में इनको कहा गया भद्रसार। क्या कहा? भद्रसार कहा गया ये। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद आगे देखें आप, तो 2 नंबर ये। ठीक है, 2 नंबर में अन्य पुराणों में, वायु पुराण के अलावा अन्य पुराणों में क्या कहा गया? वायु पुराण के अलावा अन्य पुराणों में, अन्य पुराणों में, वायु पुराण में। ठीक है, अन्य पुराण में इनको कहा गया वारिसार। क्या कहा गया? वारिसार ये। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद में देखें आप, ये 3 नंबर बिंदु, 3 नंबर बिंदु है जैन साहित्य, जैन साहित्य। जैन साहित्य के अंदर इनको कहा गया सिंहसेन। क्या कहा गया? सिंहसेन। और फिर नंबर 4 चीनी साहित्य में इनको क्या कहा गया? चीनी साहित्य, चीनी साहित्य में इनको कहा गया बिंदुपाल। क्या कहा है? बिंदुपाल ये। ठीक है, और भी इनके नाम हैं, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। ये ठीक है, ये तो 5वां बिंदु लेते हैं,
पांचवा बिंदु, पांचवा बिंदु के अंदर एथेनियस ने इसको क्या बोला? एथेनियस ने, एथेनियस के अनुसार एथेनियस अनुसार ये ठीक है। तो एथेनियस ने इनको कहा है अमित्रोचेट्स। क्या कहें? एमित्रोचेट्स ये ठीक है। एथेनियस ने बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहा है। और नंबर 6 में स्ट्रेबो ने का क्या बोला है इसको? स्ट्रेबो अनुसार, स्ट्रेबो अनुसार स्ट्रेबो कहा है, स्ट्रेबो ने अलिक्रो या अलिनोकेट्स, ठीक है, अलिनोकेट्स, ठीक है। और फिर देखें तो पतंजलि ने क्या कहा? पतंजलि, सॉरी, पतंजलि अनुसार, पतंजलि ने इनको कहा है अमित्रघात। और ये तो बार बार आता ही है, अमित्रघात यानी शत्रुओं का संहारक, नाश करने वाला। ये हम देखें बिंदुसार के अलग अलग नाम थे, किस साहित्य में इनको क्या नाम दिया गया उसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हम देखें इसके बाद में आगे तो ये ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया, पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि इनका जो साम्राज्य है, साम्राज्य विस्तार इन्होंने किया या नहीं किया उसके बारे में। तो बिंदु यही डालते हैं, साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि इनको जो विरासत में मिला ना, उसी का इन्होंने संरक्षण किया, तो यानी उनको बचाए रखा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको बहुत कुछ दिया था, अपने साम्राज्य के जो विस्तार करके दिया था, तो इनको ऐसी नौबत ही नहीं आई कि फिर साम्राज्य का विस्तार किया जाए इनके द्वारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बना, बिंदुसार शासक बना, जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार नहीं करके विरासत में जो इनको मिला था साम्राज्य करके, विरासत में मिले साम्राज्य की सुरक्षा की। ये जबकि मैंने आपको बताया कि जो तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ क्या कहते हैं, जबकि तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के अनुसार, तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के अनुसार जो इन्होंने क्या किया था, पूर्व और पश्चिम के अंदर जो मैंने आपको बताया कि कुछ सामंतोपासनिकों को पराजित किया था। तो जबकि तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के अनुसार जो इस बिंदुसार ने चाणक्य की सहायता से
चंद्रगुप्त तो खत्म हो गया, लेकिन चंद्रगुप्त खत्म हो गया, लेकिन ये चाणक्य गुरु ये नहीं गए। चाणक्य बिंदुसार के समय भी प्रधानमंत्री के पद पर थे, और फिर ये खत्म हुए तो बिंदुसार ने किनको रखा? राधागुप्त को। ठीक है, तो बिंदुसार ने चाणक्य की सहायता से 16 सामंतों को पराजित कर पूर्व व पश्चिम के जो समुद्र के मध्य के भाग को अपने नियंत्रण में लिया। ठीक है, मध्य के भाग को, इसको ऊपर ही कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि साम्राज्य विस्तार की बात है वो इतनी है। ठीक है, मध्य के भाग को अपने नियंत्रण में किया, नियंत्रण में किया। ठीक है, तो हो गया साम्राज्य विस्तार। तो आपने देख लिया कैसा साम्राज्य विस्तार है, यानी जो इनको पिताजी ने दिया ना उन्हीं को बनाए रखा। ठीक है, घुमाया नहीं, ये इतनी अच्छी बात है इनकी। तो नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें आप, तो ये है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया भी इन बिंदुसार के समय एक तो इनकी विदेश नीति पढ़ेंगे और एक आंतरिक विद्रोह पढ़ेंगे। तो आंतरिक विद्रोह में थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं कि आंतरिक विद्रोह क्या चीज है। भी मान लीजिए कोई एक राज्य है, राज्य के अंदर राज्य के लोग ही या आम जनता द्वारा यदि ऐसा कुछ राज्य के कानून को मानने से इनकार कर दिया जाए, हल्ला मचाना शुरू कर दिया, सड़कों पर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया, सड़कों पर उतरा है, ऐसी स्थिति में फिर राज्य उनका दमन करेगा विद्रोह का, या उन लोगों को शांत हो जाकर कैसे ही शांत करेगा उनको। तो ऐसी स्थिति में हम देखें तो इस बिंदुसार के समय दो क्षेत्र में यह जो विद्रोह हुई, एक तो अवंती उज्जैन बोलेंगे आप, और एक बिंदुसार के समय तक्षशिला जो वर्तमान रावलपिंडी पाकिस्तान। अब आप कहेंगे कि सर ठीक है, बिंदुसार के समय जो ये तो मगध के आसपास के क्षेत्रों में थे, लेकिन अब ये अवंती वगैरह ऐसे कैसे? तो आपको अच्छी तरह पता है कि इनका साम्राज्य थोड़ा बड़ा था। तो इतना साम्राज्य बड़ा था तो इन्होंने क्या किया, साम्राज्य का संचालन करने के लिए इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, जो दूर दराज के क्षेत्र थे, उनको अलग अलग प्रांतों में डिवाइड कर दिया। फिर प्रांतों में डिवाइड करने के बाद वहां का एक नियुक्त किया प्रांतपति। मैं आपको बता दूं, अशोक से पहले जो इनके एक तो तक्षशिला जो उत्तरापद के रूप में, मगध मुख्य केंद्र, एक अवंती उज्जैन वाला, और एक स्वर्णागिरी जो बेलगोला कर्नाटक वगैरह है, तो स्वर्णागिरी जिसको दक्षिणापथ बोलेंगे। ये 4 प्रांत थे, और 4 प्रांतों में से 2 प्रांतों में विद्रोह गए, और अशोक के समय जो कलिंग है उनको जीत लिया जाएगा और उसको 5वां प्रांत बनाया जाएगा। तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि इस अशोक से पहले बिंदुसार के समय 4 प्रांत थे, और 4 प्रांतों में मैंने आपको बताया तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ। तो पहले प्रांतों की स्थिति समझ लिया आपने कि प्रांतों के अंदर होता कौन था। राजन तो मगध के अंदर बैठे, लेकिन राजन मगध में बैठे तो प्रांतों में उसके जो ये प्रशासन का कार्य कौन कर रहा है, तो प्रांतपति कर रहा है। अब आप देखें, प्रांतपति वहां जो देखभाल करेगा, और राजा कोई भी यहाँ से राजज्ञा या आदेश जारी करेगा, वो वहां जाएगा तो टाइम तो लगेगा और समय लगेगा, उसके बाद में वहां उसको लागू करना है। अब राजा वहां कब कब जाए, तो ऐसी स्थिति में प्रांतपति और प्रांतपति की सहायता के लिए एक महामात्र की नियुक्ति होती थी। अब महामात्र और प्रांतपति वहां देखभाल करते तो वहां ही करते। प्रांतपति हैं वो अपने जो महामात्र हैं उनका कार्य कैसे वो कर रहे हैं, देखभाल में जो प्रशासन में किस प्रकार डेवलप कर रहे हैं, उनमें ज्यादा वो दखलंदाजी नहीं करता था। अब राजा को ऐसा पता नहीं कि प्रांत में क्या चल रहा है, जबकि प्रांतों के अंदर क्या होता, ये प्रांतपति और महामात्र मिलकर जनता का शोषण करते। राजा चाहे कितना भी अच्छा कानून जनता के लिए क्यों न लागू करे, लेकिन वह लोग जनता के लिए अच्छा कानून लागू नहीं करते। ऐसी स्थिति में जनता ने महामात्र और प्रांतपतियों के विरोध में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। बात है तक्षशिला की। तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुआ, और तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुआ उस समय वहां का प्रांतपति कौन था, सुशील, जो बिंदुसार का पुत्र था।
और हम देखें जिसको हम कुमार या जो कुमार बोलेंगे, कुमारों को जो प्रांतपति बनाया जाता था, ये राजा का बेटा। अब वहां का जो महामात्र कौन था? किचक। अब किचक है, वो बदमाशी कर रहा है और सुसीमल को कुछ नहीं बोल रहा है। इस स्थिति में जैसे ही वहां तक्षशिला विद्रोह हुआ तो बिंदुसार ने अपने अन्य पुत्र अशोक को भेजा। अशोक को बोला कि आप जाइए, तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुआ है, उस विद्रोह का क्या कारण है जानकर और उसके बाद में विद्रोह को शांत कीजिए। अशोक गए। अशोक ने पहले जनता को पूछा कि आप क्यों इस प्रकार हल्ला कर रहे हो, क्यों आप सड़कों पर उतर आए हो? तो जनता ने बताया कि हमारा राजा से कोई जो हम देखिए दुश्मनाई नहीं है, यानी हम राजा को दुश्मन नहीं मानते। हमारा जो ये आंदोलन करने का मूल कारण है ये प्रांतपति और ये जो महामात्र हमारा अत्याचार कर रहा है हमारे साथ, और हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है। और इस कारण उन्होंने, जनता ने अपनी पूरी बात रखी तो तुरंत अशोक ने देखा कि क्यों कर रहा है ऐसी स्थिति में, तो किचक को बुलाया। किचक महामात्र को बुलाया तो महामात्र किचक ने बोला कि मैं तो एक ही ऐसे आयशो आराम की जिंदगी जीवन यापन करने के लिए इस प्रकार करता था। अपूर्णतः दोषी किचक। अशोक ने किचक का वध कर दिया, लोगों को शांत किया, बोला आपका किचक ही नहीं रहा तो फिर आप विद्रोह करेंगे? बोला नहीं करेंगे। ऐसे करके विद्रोह को शांत किया। कुछ दिनों बाद में पुनः वहां पर विद्रोह हुआ था। उस समय बिंदुसार ने सुसीम को भेजा था जो विद्रोह को शांत करने गया था। अब बात आई है अवंती की। अवंती के अंदर भी विद्रोह होगा। अवंती के अंदर क्या हुआ, एक कुछ लेखों के नाम देखें, जो अशोक को जो अवंती का प्रांतपति मानेंगे अब, और इनको उज्जैनी करमौली बोलते हैं। तो वहां का प्रांतपति कौन था? अशोक था। अशोक ने क्या किया, जो अवंती को मगध में विलय किया। भाई अवंती एक प्रांत था, मगध एक प्रांत था, अवंती प्रांत का मगध में विलय किया। इस कारण जनता ने विद्रोह कर दिया, तो उस विद्रोह को अशोक ने शांत किया। तो इस प्रकार हम देखें तो इनके जो आंतरिक प्रशासन में किस प्रकार इन्होंने शांति स्थापित की है, वह इसके बारे में पढ़ेंगे तो दो विद्रोह में शामिल हो जाएंगे। तो बिंदुसार के समय, बिंदुसार के समय आंतरिक विद्रोह, आंतरिक विद्रोह ये ठीक है। बिंदुसार के समय, बिंदुसार के समय दो स्थानों पर विद्रोह हुए। कौन कौन से? तो एक और दो। पहला तक्षशिला और दूसरा है उज्जैन, जिसको अवंती बोलते हैं। उज्जैन, ठीक है। तो पहले हम इस तक्षशिला के बारे में लिख लेते हैं। तक्षशिला, ठीक है, यही रख लेते हैं। बिंदुसार के समय साम्राज्य के प्रशासन का संचालन करने के लिए साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया गया, बांट दिया गया। नेक्स्ट लेते हैं प्रांतों में
प्रशासन की देखभाल के लिए प्रांतपति एवं महामात्र की नियुक्ति होती थी। प्रांतपति प्रमुख रूप से कुमार अथवा राजकुमार होता था। ठीक है। और ठीक है, प्रांतपति की प्रशासनिक लिख लेते हैं, प्रशासनिक सहायता हेतु महामात्र की नियुक्ति की जाती थी। अब आप देखें, बिंदुसार के समय तक्षशिला एक प्रांत था। और यहाँ का प्रांतपति सुसीम था। कौन था? सुसीम। और यहाँ का महामात्र कौन था? कीचक। इसको मार देंगे। ठीक है, कीचक था। अब देखें, राजधानी से प्रांतों की स्थिति अधिक दूरी वाली होने के कारण प्रांतों में प्राय प्रांतपति एवं महामात्र भ्रष्ट हो गए, जो जनता का शोषण करते थे। परिणाम स्वरूप तक्षशिला में जनता ने
दो विद्रोह किए, जिसे शांत करने हेतु बिंदुसार ने निम्न को भेजा। किन किन को भेजा? पहला गया अशोक और दूसरा गया सुशील। दोनों ने क्या किया? दोनों ने विद्रोह को शांत किया। इसने तो किचक का वध कर विद्रोह शांत किया। इसने दूसरी बार विद्रोह शांत किया। ठीक है, यह स्थिति थी तक्षशिला की। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद में आगे देखें आप यह। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बताया उज्जैनी का और ले लेते हैं, जो हमने अभी बिंदुसार के में तक्षशिला लिया था। ठीक है, ये ठीक है, और कौन सा? अवंती विद्रोह। ये अवंती विद्रोह। तो अवंती के अंदर क्या हुआ देखें, यहां का प्रांतपति अशोक था। जब अशोक ने अवंती का विलय मगध में किया, तब जनता ने विद्रोह कर दिया। जनता ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को अशोक ने शांत किया। अशोक ने शांत किया। देखें आप, इसे लिखते हैं, थोड़ा भी रख लेते हैं, ये दिखेगा ना। हाँ, नोट, इस विद्रोह की जानकारी कहां से मिलती है? तो इस विद्रोह की जानकारी हम देखें तो सामंत पासदी का एवं महावंश। कहां पर? महावंश। आप बोल दे कि सर झूठे बोल सकते हैं आप, हमें चेक करना है ये बात हुई या नहीं, तो आप सामंत पासदी का और महावंश में देख सकते हैं ना। तो इस विद्रोह की जानकारी सामंत पासदी का और महावंश में मिलती है। ये हो गया, और उस तक्षशिला विद्रोह को देख लेते हैं ना। एक मिनट, कहाँ रहा? ये था। इस विद्रोह की जानकारी का लिख लेते हैं। तो इस विद्रोह की जानकारी आप देखें तो दिव्यावतार में मिलती है। ठीक है ना। एक मिनट, ये इतना ही चाहिए हमें।
इस विद्रोह की जानकारी दिव्यावदान मिलती है। दिव्यावदान में मिलती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा देखते हैं हम। यहां से, ठीक है ना, ये क्या पढ़ा, बिंदुसार के समय पढ़ा कि बिंदुसार जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार के जो पक्ष में राजपाट त्याग के और दक्षिण भारत संबेलगोला की पहाड़ियों में चले जाते हैं, तो बिंदुसार 298 BC में शासक बनता है। और शासक बनने के बाद आप देखें तो इसकी जो जैन साहित्यों के अनुसार इसकी माता का नाम दुर्धरा था, अन्य साहित्य यानी हेलेना भी बोलते हैं। यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मौर्य शासक बना। फिर देखें आप, इसमें मैंने आपको बताया वायु पुराण में इनको क्या कहा जाता है, भद्रसार, अन्य पुराणों में वारिसार कहा जाता है, जैन साहित्य में इनको सिंहसेन कहते हैं, चीनी साहित्य में बिंदुपाल, एथेनियस ने इसको हेमेथ्रोचट्स बोला और एस्ट्रेबो ने इसको अलिकोडेट्स या अलिनोडेट्स बोला है और पंतजलि ने इसको अमित्रघात बोला है। ठीक है, अमित्रघात का क्या अर्थ होगा उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। और जो मैंने आपको बताया कि शत्रुओं का वध करने वाला साम्राज्य विस्तार है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप देखें तो उन्होंने साम्राज्य का विस्तार लगभग कर लिया था, तो इसको ऐसी नौबत ही नहीं आई कि साम्राज्य का विस्तार करना पड़े। इस कारण इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो विरासत में जमीन दी गई या मानो क्षेत्र दिया गया, साम्राज्य दिया गया, उनका केवल सुरक्षा की है उनकी। और इसके संबंध में देखें, एक तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लिखते हैं कि इन्होंने चाणक्य की सहायता से अब ये 16 सामंतों को पराजित किया था। ये बात हम देखें तो हो सकता है 16 सामंतों को पराजित किया, लेकिन लगभग इनको साम्राज्य जो मिला हुआ था उनका संरक्षण किया। नेक्स्ट मैंने आपको बताया बिंदुसार के समय आंतरिक अशांति हुई। आंतरिक अशांति में 2 विद्रोह हुए 2 स्थानों पर और 3 विद्रोह हुए थे, जैसे कि तक्षशिला में 2 हुआ, एक अवंती हुआ। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से स्थान थे, तक्षशिला और अवंती। और तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुआ, उसका क्या कारण था हमने एकदम पूरी तरह जाना। तो तक्षशिला के अंदर जिम्मेदार कौन था विद्रोह का, तो हम देखें प्रांतपति या हम देखें तो कौन, जो महामातर था, यानी राजा के विरुद्ध में कोई विद्रोह नहीं किया गया था। तो यहाँ पर देखना आप तक्षशिला किस प्रकार एक प्रांत था, यहाँ का जो महामातर कौन था और साथ में यहाँ का प्रांतपति कौन था और क्यों बनाया गया उनको, इनके बारे में हमने समझ जानकारी ले ली। और इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, दिव्यागान मिलती है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि यह जो बिंदुसार है इसमें जो आप देखें ये, ठीक है ना, ये। तो यहाँ पर देखें अवंती का विद्रोह, यहाँ का प्रांतपति अशोक था, अशोक ने उसका विलय जो मगध में किया अवंती, इसी कारण लोगों ने विद्रोह करते, तो अशोक ने क्या बोला ठीक है अवंती का अवंती रखते हैं और आप विद्रोह को शांत कीजिएगा। तो ऐसा करके विद्रोह को शांत कर दिया। इसकी जानकारी सामंत पास्ती का और साथ ही उनके महावंश में मिलती है। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों, और हम आगे मौर्य काल को पूरा एकदम कंप्लीट करेंगे, जिसकी मान लीजिए 20, 25, 30 जो भी क्लास हो, एकदम पूरी तरह मौर्य काल के अंदर जितनी भी जानकारी होगी उसको हम आपके सामने रखेंगे। तो आपका स्नेह और विश्वास देव हमारे प्रति यूं ही बना रहे। धन्यवाद।